Welcome back to the next video of economics, video number 13. Chapter number 6, banking. One of the most important chapter of the macroeconomics which I like most. सबसे अच्छे चैप्टर्स में से एक बैंकिंग मेरा खुद का फेवरेट चैप्टर है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं बैंकिंग चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं बैंक का। तो बैंक आप सभी आज के डेट में आप सब लोग बैंक से परिचित हैं। बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पैसे डिपॉजिट करती है और ज़रूरत पड़ने पर हमें पैसे लोन करती है। आइए देखते हैं। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कैन लीगली एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांस द लोन्स टू द पब्लिक गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पैसे एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बनी हुई है। ठीक है, बाकी तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां घूम रही हैं जो कहती हैं हमारे पैसा जमा करो, हमें पैसा जमा करो, जैसे सहारा थी आपकी, लेकिन वो बैंक नहीं है। बैंक वो था जिसको लीगली अथराइज किया गया कि वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करे और डिपॉजिट उनका एक्सेप्ट करे और जरूरत पड़ने पर लोन उनको दे सके। ठीक है, किसको लोन दे सके? जनरल पब्लिक को, देश की कंपनियों को और गवर्नमेंट को। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैंक। अच्छा, बैंक हमारी डिपॉजिट पर हमको पैसा इंटरेस्ट देता है, ठीक, और लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ऐसे में बैंक की इनकम क्या हुई? तो बैंक की इनकम को हम स्प्रेड बोलते हैं। तो इंटरेस्ट टेकन ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन। मान लीजिए कि बैंक में हमने 1 लाख रुपए जमा किया, बैंक हमको मान लीजिए 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक ने वही 1 लाख रुपए का किसी को लोन कर दिया और उससे 10% इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही बैंक की इनकम हुई। तो समझिए, मान लीजिए कि 1 लाख का मैंने डिपॉजिट किया तो बैंक मुझे 5,000 इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक ने वही 1 लाख किसी को लोन किया और उससे 10,000 इंटरेस्ट ले रहा है उल्टा। तो इन दोनों का डिफरेंस 5,000 आ रहा है, वही 5,000 बैंक की इनकम होती है। अब आते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जैसे बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्राइमरी फंक्शन पढ़ेंगे। प्राइमरी फंक्शन बैंक्स के 2 ही होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि बैंक जो जनरल पब्लिक से या देश की कंपनियों से जो उनका सरप्लस फंड होता है उसको जमा करती है। ये डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है चेकेबल डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट जिनको हम जब चाहें तो चेक डालकर या हमारी डिमांड पर पैसा हमको मिल जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे सेविंग बैंक में पड़ा हुआ पैसा हम जब एटीएम डाल के जब करे मन करे पैसा निकाल लें, या हम आज के डेट में हम यूपीआई ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हमारी ज़रूरत पर, हमारी डिमांड पर अवेलेबल है वो। ठीक, जिसको हम चेकेबल, जिसके खिलाफ हम चेक इशू करके पैसा निकाल सको, सब कहते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट, या जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब वो पैसा या वो मनी जो हम एक निश्चित टाइम के लिए बैंक में रख देते हैं कि हम इतने टाइम के बाद ही पैसा निकालेंगे। ठीक है, उस टाइम के पहले अगर हम पैसा निकालते हैं तो बैंक को हमें पहले नोटिस करना पड़ता है। मतलब वो हमारी डिमांड पर अवेलेबल नहीं है, वो बैंक्स में अवेलेबल तो है बट हमारी डिमांड पर अवेलेबल नहीं है, उसे हमें बैंक को नोटिफाई करके तब हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल अगर बात करें देश में कुल पैसा जो जमा होता है उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट, N फॉर नेट, D फॉर डिमांड, T फॉर टाइम, L फॉर लायबिलिटी। तो कुल पैसे को जो जमा होता है बैंक्स में वो डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में जमा होता है। तो देश का यानी कि बैंक्स का NDTL इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं हम एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब होता है कि बैंक उल्टा लोगों को पैसा देती है एक निश्चित टाइम के लिए और उनसे कहती है कि आप अपना काम निपटाइए और बाद में हमें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दीजिए। ये भी 2 तरह के लोन करती है बैंक्स। एक करती है प्रोडक्टिव लोन्स। प्रोडक्टिव लोन का मतलब कि आप जो लोन ले रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर लोन ले रहा है, उसको किसी प्रोडक्शन कार्य में लगा रहा है, मतलब मशीन खरीदने में या फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में या लैंड खरीदने में, जिससे वो आगे प्रोडक्शन करेगा। ऐसे लोन को हम बोलते हैं बिजनेस लोन या प्रोडक्टिव लोन्स। दूसरा, हम कंजम्पशन के लिए लोन लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए दिवाली आ रहा है, किसी को कार खरीदना है तो कार खरीदने के लिए लोन ले लिया, किसी को कुछ और खरीदना है, आज के डेट में तो मोबाइल खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। ठीक है, ये सारे लोन्स क्या हैं? वो कंजम्पशन लोन्स में आते हैं। ठीक, तो ये था आपके बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन बैंक्स के क्या होते हैं वो किसी दिन खाली बैठेंगे तो आपको वीडियो बना के डाल देंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। लास्ट चैप्टर में मनी सप्लाई में आपको बताए थे कि कॉमर्शियल बैंक भी पैसे क्रिएट करता है, लेकिन किस फॉर्म में? क्रेडिट के फॉर्म में। तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन या कैसे मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक से मनी छाप नहीं सकता है तो वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे वो क्रेडिट को क्रिएट करता है ये हम समझेंगे। ठीक है, उसके समझने से पहले हम 2 एजम्पशन आपको समझाते हैं।
पहला कि हम बैंक मतलब एक बैंक की बात कर रहे हैं, हम पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ये SBI, PNB, इलाहाबाद इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक मतलब एक बैंक मान रहे हैं, ठीक है। हम सारे बैंक्स को एक बैंकिंग सिस्टम मान रहे हैं, ना कि हम अलग अलग बैंक मान रहे हैं। पहला ये डाउट क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम स्टेट बैंक नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक नहीं बोल रहे हैं। हम बैंक जब बोल रहे हैं तो बैंक मतलब बैंकिंग सिस्टम, ना कि बैंक इंडिविजुअल, ठीक। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शन आर मेड थ्रू द बैंक्स। हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि हर ट्रांजैक्शंस, देश में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक के थ्रू रूट होके आएगा। मतलब अगर हम सब्जी भी खरीद रहे हैं तो हम सब्जी वाले के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, इस बात को हम समझेंगे तब हमें ये मनी क्रिएशन समझ में आएगा अच्छे से। तो आइए समझते हैं मनी क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है, कैसे कॉमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं। चलो समझते हैं। मान लीजिए बैंक में हमने शुरुआत में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, 1 लाख रुपीज का हमने डिपॉजिट किया बैंक में। तो बैंक को ये बात पता होती है कि ये जो बंदा डिपॉजिट किया है ये बंदा अभी पैसा लेने नहीं आएगा, ठीक है। इसको बैंक को ये उसका खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो जान जाता है कि जितना पैसा लोग जमा करते हैं उतना लोग निकालने नहीं आते हैं। तो बैंक को ये आइडिया रहता है कि लगभग इतना % लोग पैसा निकालने आते हैं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे का 10% रिजर्व बना ले। 10% मैं मान रहा हूँ, हो सकता है किसी बुक में 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ये बैंक की खुद की एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया हूँ। तो मान लेते हैं कि बैंक ने 10% रिजर्व बना लिया कि ये 10% पैसा मैं अपने पास कैश में रखूँ, ठीक है। ये पैसा मैं अपने पास कैश में रखूँगा, और जब मैं कैश में रखूँगा, ठीक है, ताकि मान लीजिए कोई पैसा निकालने आएगा तो इसी में से मैं उसको दे दूंगा। तो 1 लाख की डिपॉजिट पर बैंक ने अपने पास 10,000 रुपीज़ क्या किया, अपने पास रिजर्व बनाकर रख लिया। और बाकी 90,000 का, ठीक है, बाकी 90,000 का बैंक ने क्या किया, लोन कर दिया, ठीक। अब लोन जिसको किया, वो लोन जिसने लिया, 90,000 का लोन जिसने लिया, वो लोन पैसा उसके अकाउंट में आ गया, हाथ में तो आया नहीं, अकाउंट में आ गया, ठीक। अब उसने उस 90,000 से, उस 90,000 से फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीद ली। अब बाइक जब खरीदा तो वो 90,000 किसी के बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए कि ये मैं विकास चतुर्वेदी के रूप में 1 लाख रुपए बैंक में जमा करता हूँ। बैंक ने 10,000 अपने पास रिजर्व बना के रखा और बाकी 90,000 का लोन मान लीजिए मिस्टर एक्स को कर दिया। मिस्टर एक्स ने क्या किया, इस 90,000 रुपये से एक बाइक खरीद ली, बजाज की कोई बाइक खरीद ली। अब वो पैसा जो 90,000 रुपया मिस्टर एक्स के अकाउंट में था, वो पैसा किसके पास चला गया, वो पैसा चला गया बजाज के अकाउंट में। तो ऐसे में वो पैसा फिर से बैंक में आ गया। तो बैंक में किस फॉर्म में आया, इस बार बैंक में आया डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है। इस बार बैंक में फिर से डिपॉजिट हो गया 90,000, ठीक। अब इस 90,000 रुपये में से बैंक ने फिर क्या सोचा कि हम सिर्फ 10% ही रखें, बाकी का क्या कर दें, बाकी का लोन कर दें। तो इस बार बैंक ने इस 90,000 में से 9,000 रुपये का अपने पास रिजर्व रखा और बाकी का 81,000 का लोन कर दिया। इस बार जो लोन किया वो मान लीजिए मिस्टर वाई को किया। मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई ने एक आईफोन ऑर्डर कर दिया। अब ये आईफोन जब ऑर्डर किया तो ये पैसा किसी शॉप ओनर के पास चला गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी है, हॉट स्पॉट एक कंपनी है जो मोबाइल बेचती है, उस कंपनी के पास चला गया ये 81,000। अब ये कंपनी ने फिर क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया पैसा। तो फिर बैंक में 81,000 आ गया, ठीक। फिर बैंक ने सोचा, बैंक के पास 81,000 आ गया तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने देखा कि ये चीज़, फिर से उसने क्या किया कि 81,000 का 10% अपने पास रिजर्व में रख लिया, ठीक है। और बाकी का लगभग 72,900 रुपीज़ का लोन कर दिया। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि उसी 1 लाख के बदले, ठीक है, बैंक में कितनी बार उस पैसे का लोन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो बैंक अपनी कुल डिपॉजिट का कितना लोन कर देगी ये आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जितना बैंक को शुरुआत में कैश के रूप में डिपॉजिट मिला था, ये कैश का डिपॉजिट है, ठीक है। बाकी जो आप डिपॉजिट देख रहे हैं ये डिपॉजिट जो है ये कैश के फॉर्म में नहीं है, ये फ्यूचर में आएंगे। अभी ये आए नहीं है, ये फ्यूचर में आएंगे, अभी आए नहीं है। ये 90,000 रुपया
कहने के लिए तो बैंक अकाउंट में आ चुका है, लेकिन जब वो बंदा लोन चुकाएगा तब ना ये पैसा आएगा बैंक में, तो दिखाई तो देगा बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक के पास कैश के फॉर्म में नहीं है। तो बैंक के पास जो कैश के फॉर्म में पैसा है वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा रिजर्व के रूप में चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बैंक को जितना शुरुआत में डिपॉजिट मिला वही बैंक का कैश रिजर्व हो जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए पूरा कैश रिजर्व हो जाएगा, और ये 9 लाख रुपीज़ का बैंक में 10 लाख रुपीज़ का बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट कितना हो गया, 10 लाख का। तो इस डिपॉजिट में 1 लाख कैश के फॉर्म में है, बाकी 9 लाख क्रेडिट के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस वाले डिपॉजिट को हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट जो कैश के फॉर्म में है, और बाकी पैसे को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट जो कैश के फॉर्म में नहीं है। तो बैंक की कुल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू आपकी प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक, ये हो गया आपका बैंक डिपॉजिट। अब आइए समझते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर समझाते हैं आपको। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और मनी मल्टीप्लायर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये कि मनी का कितने गुना तक मल्टीप्लाई करता है बैंक, यानी कि जो ऐसे 1 लाख का डिपॉजिट हुआ तो इस 1 लाख के बदले कितने रुपए का लोन करता है उसे हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो हम यहाँ टाइम्स में निकालेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा 10% था। ठीक, तो 1 अपॉन 10%, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन 10 इंटू 100। तो इस तरीके से ये आ गया 10, यानी कि बैंक उस 1 लाख का 10 लाख रुपए का लोन कर देगा। 1 लाख की डिपॉजिट पर 10 लाख का लोन करेगा, 10 टाइम्स का लोन बैंक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ये बैंक का रिजर्व्स बढ़ेगा वैसे वैसे लोन देने की क्षमता बैंक की कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 10% की बजाय 20% कर दें, ठीक है, 1 अपॉन 20% कर दें, तो ये बैंक अब सिर्फ 5 टाइम्स का लोन कर पाएगा। तो अगर बैंक अपने रिजर्व्स को बढ़ाएगा तो बैंक कम से कम लोन कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।